नमस्कार। आज के इस शानदार भौगोलिक सफर में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की भौगोलिक विविधता की एक बिल्कुल अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। मतलब उत्तरी पहाड़ों की उन बर्फीली चोटियों से लेकर एकदम दक्षिण के पठारों और समुद्री तटों तक हमारा भूगोल जितना विशाल है, उतना ही विविध भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर में गहराई से उतरते हैं कि हमारे देश का ये शानदार स्वरूप आखिर बना कैसे है। इस यात्रा की शुरुआत हम एक बहुत ही खास ऐतिहासिक पल से करते हैं। बात है साल 1984 की, जब अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा जी ने उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से बात की थी। पता है, जब उनसे पूछा गया कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है, तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कविता की लाइन नहीं थी, बल्कि हमारे उपमहाद्वीप की उस प्राकृतिक सुंदरता और विशालता का पक्का सबूत थी, जो मीलों ऊपर अंतरिक्ष से भी मन मोह लेती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जल्दी से देख लेते हैं। भाग एक में हम देखेंगे अंतरिक्ष से भारत। भाग दो, उत्तरी पर्वत। भाग तीन, मैदान और मरुस्थल। भाग चार, प्रायद्वीपीय पठार और तट। भाग पांच, पूरे चैप्टर की पुनरावृत्ति। और अंत में भाग छह, यानी कि परीक्षा के लिए कुछ जरूरी प्रश्न। पहला भाग, अंतरिक्ष से भारत। चलिए अपनी पहली मंजिल की ओर बढ़ते हैं। सोचिए, जब हम अंतरिक्ष से या एक बहुत बड़े नक्शे पर भारत को देखते हैं तो वो कैसा लगता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि प्रकृति ने खुद ही भारत की सीमाएं तय कर दी हैं। मतलब उत्तर में देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक विशाल प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी है। फिर पश्चिम में थार मरुस्थल और अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ये जो प्राकृतिक सीमाएं हैं, ये भारत को बाकी महाद्वीपों से बिल्कुल अलग करती हैं और यहाँ की जलवायु और संस्कृति को एक अनोखा आकार देती हैं। हमारा देश अपने पड़ोसियों जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब के साथ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप बनाता है। अब इस पूरी विविधता को आसानी से समझने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने भारत को मुख्य रूप से 5 भौगोलिक भागों में बांटा है। ये हैं महान पर्वतीय क्षेत्र, गंगा और सिंधु का मैदान, मरुस्थलीय भूभाग, दक्षिणी प्रायद्वीप, पठार और द्वीप समूह। बस यही 5 स्तंभ हमारे आज के इस पूरे सफर का आधार बनेंगे। भाग दो, उत्तरी पर्वत। अंतरिक्ष से नजारा लेने के बाद चलिए अब सीधे जमीन पर उतरते हैं और शुरुआत करते हैं देश के सबसे ऊंचे हिस्से यानी कि उत्तरी पर्वतों से। आपको पता है, हिमालय का निर्माण अपने आप में एक बहुत ही शानदार घटना है। हुआ कुछ यूं था कि करोड़ों साल पहले भारतीय भूभाग एक अलग टेक्टोनिक प्लेट पर था, जो धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक रही थी। लगभग 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक जब ये भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से जोर से टकराई, तो जमीन ऊपर की ओर उठने लगी और इसी भयंकर टकराव और दबाव के कारण दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यानी हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। अगर हम हिमालय की बात करें तो इसे मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें जो सबसे प्रमुख है वो है हिमाद्री, जिसे हम बृहद हिमालय भी कहते हैं। ये सबसे ऊंची और सबसे कठिन श्रृंखला है। दुनिया के जो गगनचुंबी शिखर हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, वो यही मौजूद हैं। ये पूरा इलाका साल भर बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए यहाँ जीवन काफी कठिन है और मानव बस्तियां बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। हिमालय के इस दुर्गम और बर्फीले इलाके में स्थित है लद्दाख का ठंडा मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट। यहाँ की पेंगोंग शो झील वाकई बहुत खास है, क्योंकि बाकी झीलों से अलग इसका पानी खारा है। पानी का ये खारापन आसपास के पहाड़ी इलाकों से पानी में घुले खनिजों यानी मिनरल्स के कारण है। यहाँ का जीवन भले ही बहुत कठोर हो, लेकिन ये जगह हिम तेंदुआ, आइबेक्स और तिब्बती मृग जैसे दुर्लभ जानवरों का घर है। यहाँ के लोग बड़ा सादा जीवन जीते हैं और ये पूरी जगह अपने प्राचीन बौद्ध मठों और लोसर तथा हेमस जैसे रंग बिरंगे त्योहारों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। भाग 3, मैदान और मरुस्थल। पहाड़ों की यही बर्फ जब पिघलकर नदियों के रूप में बहती है तो वो नीचे आकर विशाल मैदानों का निर्माण करती है। हिमालय से थोड़ा दक्षिण की ओर चलने पर हम पहुंचते हैं गंगा के विशाल मैदानों में। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, साथ ही इनकी सहायक नदियां पहाड़ों से अपने साथ भरपूर मात्रा में मिनरल्स और जड़ोल मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल लेकर आती हैं। फिर ये नदियां इस उपजाऊ मिट्टी को इन मैदानों में बिछा देती हैं, जिससे ये पूरा इलाका खेती के लिए एकदम बेहतरीन हो जाता है। और यही कारण है कि भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं मैदानों में बसता है। अब इन हरे भरे उपजाऊ मैदानों के ठीक विपरीत भारत के पश्चिम में चलते हैं।
यहाँ एक अत्यंत कठोर और एकदम सूखा क्षेत्र स्थित है, थार मरुस्थल। ये मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के हिस्सों में फैला है। दिन में चिलचिलाती गर्मी, रातों में कड़ाके की ठंड और पानी की भारी कमी इसे प्राकृतिक चुनौती बनाती है। लेकिन फिर भी यहाँ की ऐतिहासिक वास्तुकला, जैसे शानदार जैसलमेर का किला और यहाँ के लोगों का रहन सहन, ये सब इंसान की उस अनूठी हिम्मत को दिखाता है जो किसी भी माहौल में ढल सकती है। थार मरुस्थल की एक और खूबी है वहाँ चलने वाली तेज हवाएं। जब ये हवा रेत को उड़ाकर एक जगह जमा करती है तो रेत के बड़े बड़े पहाड़ जैसे आकार बन जाते हैं, जिन्हें हम रेत के टीले या सैंड ड्यून्स कहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी ये टीले 150 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं। जरा सोचिए कितने विशाल होते होंगे ये। भाग 4, प्रायद्वीपीय पठार और तट। चलिए अब उत्तरी मैदानों से थोड़ा और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमें एक ऐसा भूभाग मिलता है जो मैदानों से तो ऊंचा है लेकिन पहाड़ों जैसा नुकीला बिल्कुल नहीं है। इसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। कर्नाटक का मशहूर जोग जलप्रपात इसी दक्कन के पठार का हिस्सा है। ये पूरा पठार खनिजों, घने जंगलों और उपजाऊ जमीन से भरा पड़ा है। इस पठार का जो ढलान है वो हल्का सा पश्चिम से पूर्व की ओर है और इसी ढलान की वजह से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी विशाल नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जो लाखों लोगों के लिए खेती और जीवन का आधार है। इसी इलाके में अरावली की पहाड़ियां भी मौजूद हैं, जहां एकदम प्राचीन काल से ही जावर की खदानों में जस्ता यानी जिंक निकालने का काम होता आ रहा है। इस पठार के दोनों तरफ तटीय मैदान मौजूद हैं। भारत का पश्चिमी तट गुजरात से लेकर ठेठ केरल तक फैला है। पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं वो बहुत तेजी से बहकर सीधे समुद्र में गिरती हैं और मुहाने, या जिसे इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं, उसका निर्माण करती हैं। इस तट पर नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने सबसे बड़े हैं। पश्चिमी तट के एकदम उलट पूर्वी तट पर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। यहाँ आपके लिए एक छोटा सा सोचने वाला सवाल है। जब ये नदियां, जैसे मान लीजिए गोदावरी या कृष्णा, समुद्र के किनारे पहुंचकर कई छोटी छोटी धाराओं में बट जाती हैं, तो उस खास भौगोलिक आकृति को हम क्या कहते हैं? इसे डेल्टा कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रक्रिया है। अपनी पाठ्यपुस्तक की एक्टिविटीज में इसे जरूर खोजिएगा। भाग 5, पुनरावृत्ति। तो आइए हमने आज जो कुछ भी देखा उसे जल्दी से समेट लेते हैं। ये इस पूरे चैप्टर का एक निचोड़ है। उत्तरी पर्वत बहुत ठंडे और दुर्गम हैं। गंगा के मैदान अपनी उपजाऊ मिट्टी और नदियों के कारण सघन आबादी वाले हैं। थार मरुस्थल पानी की कमी और ऊंचे रेत के टीलों वाला एक कठोर इलाका है। और प्रायद्वीपीय पठार खनिजों से भरपूर हैं, जिसकी ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगर आप बस इन मुख्य पॉइंट्स को याद रखेंगे तो हमारे देश की भौगोलिक विविधता का मूल मंत्र आपको हमेशा याद रहेगा। छठा और आखिरी भाग, परीक्षा के प्रश्न। अब परीक्षा के नजरिए से इन 5 सबसे जरूरी सवालों पर एक तेज नजर डालते हैं। पहला, हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है? सही जवाब है हिमाद्री या वृहद हिमालय। दूसरा, पेंगोंग त्सो झील का पानी खारा क्यों है? क्योंकि इसमें आसपास की पहाड़ियों से आए मिनरल्स घुले हुए हैं। तीसरा, उत्तरी मैदान किन से बनते हैं? ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों से बनते हैं। चौथा सवाल, प्राचीन जस्ता खदानें कहाँ हैं? जवाब है जावर में। और पांचवा, कौन सी नदियां बड़े मुहाने यानी एस्चुरी बनाती हैं? तो वो हैं नर्मदा और ताप्ती नदियां। इन उत्तरों को अपनी नोटबुक में पक्का लिख लीजिएगा, परीक्षा में ये बहुत काम आएंगे। इस पूरी व्याख्या के अंत में श्री अरबिंदो के उस विचार को याद करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। उन्होंने कहा था कि यह देश अपने भूगोल के कारण ही बाकी दुनिया से अलग दिखता है और यही चीज इसके राष्ट्रीय चरित्र को बनाती है। मतलब ये पहाड़, नदियां, मरुस्थल और पठार ये महज जमीन के टुकड़े नहीं हैं। ये तय करते हैं कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और हमारा जीवन कैसा होता है। तो क्या ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि किसी भी सभ्यता का भविष्य असल में उसके भूगोल की नींव पर ही खड़ा होता है? बिल्कुल, बस ऐसे ही सीखते रहिए और अपने आसपास के भूगोल को हमेशा करीब से निहारते रहिए। धन्यवाद।